Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Myself Devendra Pratap Singh and I'm a drugs inspector and medical devices officer under Government of India. जैसा कि मेरी ऑडियंस काफ़ी दिन से एक वीडियो का वेट कर रही थी जिसमें मैं काफ़ी बार एक अपने मित्र का जिक्र करता हूँ, काफ़ी बार मैंने जिक्र किया उनका और लकीली आज हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं। तो आज वो आपके साथ रूबरू होने वाले हैं, मिस्टर विशाल सचान, जो मेरे यूपी की लैब के साथ के कलीग भी रहे हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, दिल्ली के ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं। अब मैं आपका उनसे इंट्रो कराने वाला हूँ। मीट मिस्टर विशाल। हेलो सर, मेरी ऑडियंस को हेलो कीजिए। सब आपसे काफ़ी सारे सवाल जानना चाहते हैं, काफ़ी सारे आपसे डाउट जानना चाहते हैं, स्पेशली बिकॉज अभी आपका 19 तारीख को एग्ज़ाम भी है। तो इसके रिगार्डिंग दिल्ली के एग्ज़ाम में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसके रिगार्डिंग लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। मैंने काफ़ी सारी कोशिश की है डाउट्स क्लियर करने के लिए और आपको मैं बता दूं मेरे डाउट्स की क्लैरिटी, काफ़ी सारे डाउट्स की क्लैरिटी विशाल ने ही मुझे प्रोवाइड की थी। तो मैं आज आपकी इनसे बात कराता हूँ, इनकी जर्नी के बारे में आपको बताऊँगा, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, कहाँ इन्होंने पढ़ाई की है, कैसे इनका कॉलेज का टाइम रहा, यूपीएससी के टाइम इन्होंने कैसे इनका एक्सपीरियंस इन्होंने फेस किया और सेम मेरे जैसा एक्सपीरियंस इनका, ये भी लैब में एनालिस्ट थे। तो आपको एक कोलैबोरेटिव काइंड ऑफ व्यू आपको मिलेगा इनसे बात करके और इनके साथ रूबरू होके। तो विशाल, अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी, आपने कॉलेज कहाँ से किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा फार्मेसी को लेके। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ विशाल सचान, currently working as a drugs inspector in the government of NCT of Delhi, posted in Delhi. I have done my graduate in B Pharmacy from Ramesh Institute, Greater Noida. Thereafter, I completed my MS in Pharmacology and Toxicology from Naipur, Mohali. And after completing my post-graduation, I joined as a drug analyst in state government Uttar Pradesh Food and Drug Testing Laboratory, and thereafter I applied for the post of drug inspector through UPSC in the year 2015, and after qualifying the exam of UPSC and after qualifying the interview, I selected for the post of drug inspector both in central government as well as in Delhi government, but I choose to join in the state government, that is Delhi government, for the post of drugs inspector. So since 2016 I was working as a drug inspector in the state government of Delhi as a drug inspector. So if you have any queries then you can ask. Like, मैं इनसे सवाल पूछता रहूंगा। देखो, जैसा इन्होंने बताया आपको, he has applied in 2025 and qualified in 2016 whatever और he has joined फलाना। मैं आपको बता दूं, he is not qualified, he has topped the exam। बकरा है। तो ये एग्जाम का टॉपर है, ये यूपीएससी के एग्जाम का टॉपर है, ये गेट के एग्जाम का भी टॉपर है। इसको हल्के में मत लेना, समझ गए ना। तो मैं बता रहा हूँ, ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाय आई हैव एवर मेट इन फार्मा एजुकेशन। ठीक है ना। एक विशाल, एक मेरा फ्रेंड जिसका मैंने आपको बताया, युवराज। दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट गाइज इन द फार्मेसी फील्ड जिनसे मैं मिला हूँ। हम तो पता नहीं कैसे बन गए नहीं सर लेकिन दीज आर द पीपल्स हु आर द ट्रू जेम ऑफ फार्मा। तो Yes. एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। विशाल की जो वाइफ है वो भी ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं दिल्ली के ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में, और ये दोनों ऊपर नीचे थे रैंक में। ये दोनों टॉपर्स हैं, ये टॉप 3 रैंक्स में आते हैं दोनों के दोनों, और ये दोनों के दोनों बहुत टैलेंटेड है। तो विशाल, आप मुझे ये बताइए कि आपने रामीश से आपने बीफार्म किया। yes. और उसके बाद आपने नाइपर से आपने ये MS फार्माकोलॉजी से अपनी ये मास्टर्स की। तो ये नाइपर में जाने का एकदम से कैसे वो हुआ? आपने इसके लिए पहले से प्लान मेकअप किया होता दिमाग के अंदर कि आपको MS करनी है, फार्मा नहीं करनी है? और आपके दिमाग में कैसे रहा कि आप एकदम से UP-TU में पढ़ते हुए एकदम से आप नाइपर की तरफ मूव हो गए? कि आपने दिमाग में पहले ही बना रखा था? सर एक्चुअली ऐसा है कि जब बी फार्मा कर रहा था तो बी फार्मा करने से पहले मैंने मेडिकल्स की प्रिपरेशन भी करी थी 2 इयर्स, बट मेडिकल्स में सक्सेस नहीं मिली थी। तो उसके बाद मैंने बी फार्मा ज्वाइन करना सही समझा, और जब बी फार्मा ज्वाइन किया तो मन में ये था कि अब जहाँ पे ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर तो बन नहीं पाया, तो चलो कुछ इस फील्ड में अच्छा करेंगे जो बेस्ट टू बेस्ट होगा। बिल्कुल। तो ये सोचते हुए फिर मैंने बी फार्मा की पढ़ाई को फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट ईयर मेहनत करी, काफ़ी मेहनत करी, हर चीज़ को सही से समझा, पढ़ाई करी,
सारे सब्जेक्ट को सीरियसली लिया, हर सब्जेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस दी जितने बाकी लोग फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स देते हैं, वैसे ही सारे सब्जेक्ट को मैंने इंपॉर्टेंस दी और फ्रॉम फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया था कि इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है। अब अच्छा करने की बात आती है तो उस समय नाइपर एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है फार्मेसी फील्ड का, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस भी बोलते हैं। ये जस्ट लाइक IIM एंड IITs होता है, वैसे फार्मेसी में एक नाइपर होता है जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बोलते हैं हम इनको। तो मुझे पता था कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मुझे अपने आप को अगर एक्सप्लोर करना है इस फील्ड में, अच्छा करना है कुछ, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती है। तो उस थॉट से, उस माइंड में वो चीज़ को रख के मैंने फर्स्ट डे से ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि मैंने कुछ अच्छा करके नाइपर पहुंचना है पहले। सो बस वहाँ से यही मन बना कि हाँ नाइपर पहुँचेंगे। उसके बाद क्योंकि होता है क्या, अगर आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हो तो आगे की अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा एक्सपोजर मिलता है कि आपको जो सीनियर्स होंगे वहाँ के, जो फैकल्टीज़ होंगी आपकी, वो आपके जो आगे के रास्ते ना वो खोल देते हैं। तो बस यही था कि अच्छी जगह पहुँचो, अच्छे लोग अपने आप मिल जाएंगे और अच्छी जगह अपने आप पहुँच जाओगे सर। तो जैसा आपने देखा, वो जब B.Pharm में थे तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि एटलीस्ट मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज से अपनी मास्टर्स करनी है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो दूसरा विशाल, आप ये बताइए कि जब आपने मास्टर्स करी, B.Pharm कर रहे थे आप, उस टाइम आपको आइडिया था कि आपने सोचा था कभी कि आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर जैसे किसी प्रोफेशन में आना है? आपको इस बारे में कुछ आइडिया था? हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो फार्मेसी फील्ड में जो पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके मन में अगर जॉब पर्सपेक्टिव से देखें तो मन में ये गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे पहला जॉब ड्रग इंस्पेक्टर ही आता है दिमाग में। क्योंकि फार्मेसी में जो अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो बहुत कम ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस तो हैं बट अच्छे बहुत कम ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को सोच सकते हो बीइंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट जॉब करने के लिए। तो यस, B.Pharma करते समय बिल्कुल ये था कि यस, इस कोर्स से मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए ड्रग इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी कर सकता हूँ और कुछ सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो यस, मन में था, हमेशा था कि ये ड्रग इंस्पेक्टर बनने का अगर कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा और ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसको मैं पाऊँ। तो जब आप अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के फेज में थे, उस टाइम अगर आप जब पढ़ रहे थे, तब आपने कभी एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न्स और ये सब कभी क्रॉस रिव्यू किए थे कि आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगे कि मुझे पढ़ाई किस लिहाजे में करनी है, किस प्लेटफॉर्म पे ले जाके करनी है, ताकि जब मैं एग्जाम आया, एग्जाम के लिए मैं एग्जाम अपीयर करूं तो मुझे उस टाइम कोई डिफिकल्टी ना हो? तो ऐसा कभी कोई थॉट प्रोसेस रह के आपने पढ़ाई की कभी? था कि मैं अगर ये सर, मैं आ गया हूँ यहाँ पर जो आपने लोकेशन भेजा था। हाँ ठीक है, यामिनी हेलो बोल रही है। हेलो यामिनी। चलो ओके, हेलो। हाँ हेलो यामिनी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। कहाँ, घर पे, ड्यूटी पे? बस निकल गई, मैं भी ऑन द वे हूँ। चलो ठीक है, अच्छे से करो काम। चलो ठीक, ले जा रहा हूँ पति को तुम्हारे, छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो आपने ये पूछा था कि क्या मैंने कोई स्पेशल अलग से तैयारी करी हुई, कुछ अलग से थॉट था मेरा कि मैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए कैसे पढूं। तो इसका बहुत ही बेसिक आंसर यही है कि कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी होती है। जो आप बेसिक सब्जेक्ट होते हैं आपको उन्हीं पे फोकस करना होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का जो सिलेबस देखोगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट का ही देखें तो UPSC का, तो सिलेबस कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं आते, आपके बेसिक जो फार्मेसी के सब्जेक्ट हैं वही सब्जेक्ट होते। तो मेरा पहले से एम था कि फर्स्ट डे से मैं अपने जो सारे सब्जेक्ट हैं वही अच्छे से पढ़ूंगा तो अपने आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक फंडा यही है कि जिस चीज़ को आप जिस समय पढ़ रहे हो बस उस पर उस समय उतना अपना 100% देना है, तो आगे अपने आप के रास्ते खुलते जाते हैं और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो आप क्वालिफाई ना कर पाओ। तो जैसा तैयारी के लिए उन्होंने बताया कि सब कुछ बेसिक ही रहता है, अगर आप अच्छे से अपनी स्टडी करें तो अलग से आपको किसी एग्जाम की तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसा मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा ये बोला करता हूँ कि लोग पूछते हैं कि सर ये सब्जेक्ट हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए, तो मैं इनको ये अक्सर सजेस्ट करा करता हूँ कि कोशिश करो जितना पॉसिबल हो सके अच्छे बुक्स और रेफरेंस बुक से पढ़ाई करो, ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको एग्जाम निकालने में परेशानी ना हो। क्योंकि हमारे टाइम पर हम रेफरेंस बुक से ही पढ़ा करते थे, हमें फार्माकोलॉजी पढ़नी है, हम KD त्रिपाठी या उससे भी अच्छी किताब पढ़ने की कोशिश किया करते थे। लोगों का ये परसेप्शन और डाउट आप क्लियर कीजिए कि इनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए या किस तरीके के बुक्स रेफर करने चाहिए। मैंने इनको सारे रेफरेंस बुक्स जो इन जनरल हम लोग रेफर किया करते थे, आपने भी पढ़े होंगे, वही सब मैंने इनको बताया है। लेकिन इनका ये है कि अगर मैंने इनको बोला कि सर ये फार्माकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने 1-2 बुक्स हमने रेफर किए, इसको हमने
लिपिनकॉट जैसे पढ़ ली, थोड़ा इसको पढ़ लिया, 2-4 बुक्स लगा के हमने अपनी स्टडी कर ली। तो इनका ये कहना है कि क्या सर जरूरी है कि 2-2 किताबें पढ़ना? हम क्या एक किताब पढ़ के कुछ नहीं हो सकता? या हम छोटे छोटे जो किताब नहीं आते थे, मुर्गेसन एंड ऑल दैट, इनको पढ़ के कुछ काम बन सकता है, नहीं बन सकता? तो ये इनका डाउट प्लीज क्लियर करो, क्योंकि इनको सबसे बड़ा ये डाउट है कि इतने बड़े बड़े बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो क्या कल से जहाँ से खत्म हुआ था वहाँ कल हम बुक्स का कर रहे थे ना, तो गाइस कल किसी कारणवश ये वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, तो आज हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कल हमारा डिस्कशन जो चल रहा था वो बेसिकली इस बात के ऊपर चल रहा था कि मल्टीपल रेफरेंस बुक्स पढ़ना होता है अगर आपका एम हाई, अगर आप हायर स्टडीज़ में या किसी रिसर्च में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल बुक्स रेफर कर लेने चाहिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके। कंपटीशन को लेके अगर बात करते हैं तो विशाल ने बताया कि एक कोई स्पेसिफिक बुक, लेकिन दैट शुड बी अ रेफरेंस बुक। ऐसा नहीं है कि आप वो छोटी मोटी कोई किताब पढ़ लें, मुर्गेसन टाइप और समथिंग लाइक दैट। अ लॉट ऑफ पीपल यू आस्किंग मी कि सर ये छोटा छोटा बुक है, ये पढ़ने से कुछ काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? मैं उसके लिए लिटरली मना कर देता हूँ, नहीं बनेगा। तो उन बुक से काम नहीं बनेगा। कोई भी एक बुक पकड़ लीजिए, आप उसको अच्छे से इन डेप्थ में पढ़िए, तो आपको उससे आपके एग्जाम्स तो सारे निकल जाएंगे। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन ईजिली क्रैक द एग्जाम। मैंने विशाल को कभी एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते नहीं देखा। मैंने स्पेसिफिकली कभी एग्जाम को लेके कभी अलग से तैयारी नहीं करी, कभी नहीं करी, मैंने नहीं करी। मैंने विशाल को कभी नहीं करते देखा, क्योंकि रेफरेंस बुक से ही शुरू से पढ़ते हुए आए हैं सबकी। जैसे मैंने आप सारे लोग ये मुझसे बोलते हो कि सर बी फार्म पहले एम फार्म पहले करें या एग्जाम की तैयारी करें, ये लोगों का काफ़ी क्वेश्चन होता है कि एग्जाम की तैयारी करें, हम ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी करें या सर एम फार्म को करें। तो ये आपको आपके अंदर एम सेट होना चाहिए। आप बी फार्म कर रहे हो, एम फार्म कर रहे हो, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है। आपकी पहली प्रायोरिटी जॉब है, आपकी पहली प्रायोरिटी आगे की फर्दर स्टडीज है। अगर आपको ये पहले दिमाग में डिसाइड होना चाहिए। हम जब पढ़ रहे थे तो मेरे दिमाग में था कि मैं अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके एकदम वन शॉट में हटेंगे, हमारे दिमाग में था। और लकीली अगर इस बीच में कहीं सेट हो गए तो बात एक अलग है। तो हमने बी फार्म की, एम फार्म करी, पीएचडी भी कर ही लेते, लेकिन घुस गए कहीं ना कहीं, तो फिर उसके बाद ये पढ़ाई थोड़ा लैप्स हो गया। आने वाले टाइम में पीएचडी भी हो जाएगी, तो आपको ये अपने अंदर डिसाइड करना है। तो सेम ओपिनियन मैं विशाल से भी लूंगा। फर्दर स्टडीज और ये जॉब, इसके बीच में विशाल का क्या मिक्स्ड ओपिनियन है? विशाल बताओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो सर का ये क्वेश्चन है कि मन में एक डाउट रहता है कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए जाऊं या जॉब के लिए जाऊं, तो ये तो सबकी अपनी पर्सनल सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन वो जॉब के लिए जाते हैं या वो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। एक तो पर्सनल सिचुएशन है, प्लस पर्सनल इंटरेस्ट भी मैटर करता है यहाँ पे, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है हायर स्टडीज़ के लिए। अब सपोज आप बात करते हैं मैं पीएचडी करना है। अब पीएचडी करना है, अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड ही नहीं है तो आप पीएचडी क्यों करोगे? बिकॉज पीएचडी होता इसीलिए ना कि आपको रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए आपका। अगर रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं तो जस्ट फॉर सेक ऑफ नेम कि पीएचडी डॉक्टर बनना है, तो वो पीएचडी करना कोई मतलब नहीं होता है। उससे अच्छा कि आप एक अच्छी जॉब लो और उस जॉब में अच्छा परफॉर्म करो और वहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट देके आप हाई पोजीशन पे पहुँचो, तो वो पीएचडी से भी बेहतर हो जाता है। कई बार आपको लगेगा नहीं मैंने पीएचडी ठीक नहीं करी, मैंने हायर मतलब जॉब ज्वाइन करके मैंने अच्छा करके वहाँ पे एक हायर पोजीशन अटेन कर लिया, तो आपका सोसाइटी में उससे भी आपका नाम हो सकता है। तो जो सर ने बताया, यस, एम बिल्कुल सेट होना चाहिए कि आप जॉब के लिए प्रेफर कर रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज़ के लिए, तो ये आपको खुद डिसाइड करना है। इसमें किसी का ओपिनियन लेना या कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। इट इज़ प्योरली योर पर्सनल चॉइस एंड योर पर्सनल इंटरेस्ट। एक और चीज़ विशाल, ये लोगों को मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ, अगर बहुत सारे कई सारी ऑडियंस मेरी ऐसी भी है जो सच में लिटरली दे आर वेरी इंटेलिजेंट, तो अगर उनके रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, लोग ऐसा नहीं है कि ड्रग्स इंस्पेक्टर की कोई एक जॉब है वो वर्ल्ड में इस प्रोफेशन से रिलेट करके सबसे बेस्ट एकदम सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बोलता हूँ अगर आपका लिटरली रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है तो आप रिसर्च के फील्ड में इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हो, अगर आपका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है। हम मेरा नॉर्मल माइंड था, विशाल का रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है, मुझे पता है। तो वो पीएचडी भी करेगा तो कभी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करेगा। मेरे से अगर कोई बोले कि आज की डेट में पीएचडी करनी है, मैं खुला आदमी हूँ, मैं साफ बोल देता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा। अब हमने हथियार घेर दिया, हमसे पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ देखो, ये विशाल है, आज यहाँ है, कल को देखो जब आगे पीएचडी करेगा, पीएचडी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज से करने वाला है जब भी करेगा। तो एक कैपेसिटी होती है कि इंसान की कि वो कहाँ तक जा सकता है, तो सबकी अपनी कैपेसिटी होती है, सबको पता होता है। तो रिसर्च में इंसान के पास बहुत बड़े बड़े स्कोप हैं। यहाँ आप सारे लोग मुझसे सैलरी पूछते हैं कि इसकी सैलरी आपकी क्या है ड्रग्स इंस्पेक्टर की। एक फ्रेश ड्रग्स इंस्पेक्टर जब सिलेक्ट होता है तो आई गेस 65-70,000 सैलरी बनती होगी हमारी। तो अगर आप वही मैं आपको इनको समझाता हूँ, अगर किसी का रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है तो और आप अगर रिसर्च करके अगर आप आगे कहीं जाते हो
पीएचडी करके लोग पोस्ट डॉक्टर तक करते हैं बाहर जाके, उनकी सैलरी हमारी सैलरी के आगे कुछ मतलब दे आर वे मतलब कितना ज़्यादा अर्न करते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में और थोड़ा इनको फोकस दो। अगर लिटरली जिनका रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है वो क्या कर सकते हैं इस फील्ड में रह के। यस, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हो कि क्या है कि अगर आप सपोज सोचते हो जॉब के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब पर्सपेक्टिव में सीधे ग्रेजुएशन से जाने से आप उतना ग्रोथ लाइफ में नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ बहुत सारी जो आपकी फिजिकल डिमांड्स हैं या बहुत सारी चीज़ें जो आपने आगे की सोची, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जस्ट जॉब करके आप वो सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। बट अगर वही चीज़ आप हायर स्टडीज़ करके एक अच्छी जगह जाके रिसर्च में पीएचडी करके या कहीं अब्रॉड से या इंडिया से कहीं से भी आप पीएचडी करते हो, तो फार्मेसी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी है आपको। आफ्टर रिसर्च यू कैन ज्वाइन एनी इंडस्ट्री एज ए R&D डिपार्टमेंट, F&D डिपार्टमेंट्स, जहाँ पे बहुत ही अच्छा पैकेज होता है। मोर देन 30 लाख 25 लाख पैकेज आराम से मिल जाता है। जो आप गवर्नमेंट सेक्टर में स्टार्ट करते हो 8 से 10 लाख का पैकेज, वो आपको आफ्टर पीएचडी मोर देन 25 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे आप अपनी फिजिकल नीड्स जो है, अपनी फैमिली की नीड्स जो है, बहुत जल्दी से कम एज में पूरा कर सकते हो। तो ये क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में वही सारी चीज़ें पूरा करने के लिए डिमांड्स आपको फैमिली की, वो आपको हो सकता है आपका लाइफ स्पेन काफ़ी निकल जाए। उससे क्या होगा, बहुत पीछे हो जाओगे आने वाली सोसाइटी से। तो कोई आज की जनरेशन आ रही है जो देखोगे तो जो फार्मेसी फील्ड के अलावा जो बाकी फील्ड्स हैं, हम आईटी की फील्ड करें या हम जो कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो वहाँ पे आजकल जो बच्चे जा रहे हैं वहाँ पे आप देखो वो ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई % पैकेजेस होते हैं। आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम चल रहा है, डेटा साइंस का टाइम चल रहा है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चों को 30 से 40 लाख का पैकेज बहुत आसानी से मिलता है। वो आज के 25-24 साल के बच्चे होते हैं, वो इस एज में इतना पैकेज पाके आप सोचो आप वो आगे चल के कितना अच्छा कर लेंगे। तो वही मैं कह रहा है कि अगर आप ग्रेजुएशन सही टाइम पे करने के बाद पीएचडी भी आप 27-28 साल में पूरा कर सकते हो आराम से। उसके बाद आराम से आप ऐसी जॉब पे ज्वाइन करें, ऐसी जगह पे ज्वाइन करें जहाँ पे एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा, और नो डाउट वो फार बेटर ऑप्शन है फॉर ऑप्टिंग दी जॉब जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, आइदर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। उससे अच्छा है कि आप हायर स्टडीज़ करके एक अच्छी जगह जाएं। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आजकल क्या हो रहा है, इंडिया में बहुत सारे अब्रॉड के ऑफिसेज आ रहे हैं। सपोज थोड़ी देर के लिए बात करें, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया बनती है, वो यूएस का है, बट उसके इंडिया में भी ऑफिसेज बन गए, इंडिया में भी लेबोरेटरीज बन गई उसकी, जो हैदराबाद में उसका हेडक्वार्टर है। तो आप वहाँ पे जाके एज ए रिसर्च ओरिएंटेड, अगर आप साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो, वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। तो ऐसे ही करके और बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो MNCs हैं, जिनके अभी जो इंडिया के बाहर ही अभी तक काम कर रहे हैं रिसर्च में या ड्रग फील्ड में, मेडिसिन, मेडिकल डिवाइस में, उनके ऑफिसेज भी इंडिया में आ रहे हैं आने वाले टाइम पे, क्योंकि इंडिया में इस फील्ड का बहुत ही ज़्यादा बूम है। तो इस वजह से सारे ऑफिसेज क्योंकि यहाँ पे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा मैन पावर चाहिए होगा, इंटेलिजेंस मैन पावर चाहिए होगा। तो वो आप रिसर्च पीएचडी करोगे तब, क्योंकि हायर स्टडीज ही हमेशा वो प्रेफर करते हैं, तो वो सब चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो और एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। बिल्कुल, हायर स्टडीज आप करते हैं तो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट और बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो अगर आपका ड्रीम है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है और आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, तो इससे बड़ा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। गवर्नमेंट जॉब के पास लेने के बाद आपके पास एक चीज़ की लिमिट आ जाती है, देयर इज़ अ लिमिटेशन। आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर आके। आपको हाथों में आपके पावर होगी, आपको इज्जत जैसा फील होगा, लेकिन आप फाइनेंशियली कुछ बड़ा नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आपकी सैलरी, अब मुझे 7 साल हो गया, 7 साल होते होते मेरी सैलरी करीब 1 लाख के आसपास आई है। वो कट पिटा के 87-89 करीब मिलती है मुझे। तो यहाँ तक आते आते मुझे 7 साल एज अ ड्रग्स इंस्पेक्टर लग गए। तो अगर आप पीएचडी करते हैं, अगर आप कहीं किसी अच्छे कॉलेज से आप कुछ अच्छी हायर स्टडीज़ करते हैं, ये आपको ज्वाइनिंग इससे डबल आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर मिल जाएगी। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और एक बात बता दूं, हमारे डिपार्टमेंट में, जैसे हमारे बैच में करीब 130-40 बच्चों का सिलेक्शन जो भी हुआ था, उसमें से 3-4 बच्चे छोड़ के भी जा चुके हैं इन प्राइवेट सेक्टर। उनके किसी को 27 लाख का पैकेज मिल गया, किसी को 28 लाख का, किसी को 32 लाख का। अ लॉट ऑफ पीपल आर रिजाइनिंग, मतलब काफ़ी सारे लोग जा चुके हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज इसलिए भी खाली हो गई हैं आने वाले टाइम में, इसलिए रिक्रूटमेंट भी आने वाले हैं। तो इसलिए हायर स्टडीज़ का एक अलग ही रोल होता है अपनी कैरियर के अंदर। तो अगर आप हायर स्टडीज़ के ऊपर जाते हो, ऑप्ट करते हो, तो देयर आर लॉट ऑफ ब्राइट ऑप्शंस। एक और चीज़ विशाल, ये जो आपका दिल्ली का जो ड्रग्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका सिलेबस जो है, जो नॉर्मल यूपीएससी का सिलेबस रहता था, उससे थोड़ा हटकर डिज़ाइन कर दिया गया है। तो काफ़ी सारे लोगों को ना सिलेबस को लेके
मतलब एक वहम और डर टाइप का बन गया है। तो सिलेबस के ऊपर जो आपका सिलेबस आया है इस बार, उसके ऊपर थोड़ा एम्फसाइज कीजिए कि ये सिलेबस मेरे हिसाब से तो अलग नहीं है, पहले भी कुछ ऐसे ही रहता था, लेकिन इन्होंने ना खोल दिया सिलेबस थोड़ा। पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऊपर एम्फसाइज नहीं करते थे, लेकिन जो खोल दिया ना सिलेबस अलग तरीके से, वो लोगों को थोड़ा पैनिक कर रहा है। तो थोड़ा सिलेबस के ऊपर फोकस करके बच्चे किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट किसी को समझ नहीं आता। सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट सर हम पढ़ाई कैसे करें। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को जो सिलेबस में पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको एम्फसाइज करते हुए वो उन टॉपिक्स को किस तरीके से तैयार करें कि उनको उसमें हेल्प हो जाए। यूपीएससी के सिलेबस की बात करें तो जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 अगस्त को फॉर दिल्ली ड्रग्स इंस्पेक्टर फॉर 25 पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, तो वो सिलेबस बहुत ज़्यादा कुछ चेंज तो मुझे नहीं लगता कि किया गया है, बट यस सम पार्ट्स में जैसे सर ने आपने बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पे थोड़ा सा फोकस कैसे करें, कैसे पढ़ें उसको, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने बी फार्मा में उतना डीप में हम नहीं पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट। हाँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं होता है जूरिस्प्रूडेंस का, तो हम उसको ऐसे जस्ट फॉर पासिंग के लिए हम उसको पढ़ते हैं, उतना हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट यूपीएससी का अगर आप कभी भी एग्ज़ाम देखोगे, क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सपोज 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है, या जो अभी लास्ट एक 2019 में हुआ था दिल्ली के लिए, वो भी यूपीएससी ने कंडक्ट करा था, तो दोनों क्वेश्चन पेपर्स को आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर देख के आपको ये लगेगा कि कोई ये बहुत डीप में जाके कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस आर वेरी शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्वेश्चंस की लेंथ भी देखोगे तो वो हाफ लाइन का क्वेश्चन होगा, या बहुत ज़्यादा होगा तो एक लाइन में पहुंच जाता है क्वेश्चन। कोई भी 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन भी नहीं होता है, हाफ लाइन में क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और ऑप्शनल एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको इतना घबराना नहीं है उसमें। वो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सुपरफिशियल ही पढ़ने हैं आपको बुक्स में। तो जैसे कि एग्जांपल देते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स का, तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स में अब वो आपसे इतना डीप पूछ ही नहीं है, क्योंकि आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके लिए वो बी फार्मा है, तो वो ऑब्वियसली वो बी फार्मा के लेवल तक ही आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जितना आप वहाँ पे पढ़ते हो। तो बी फार्मा के लेवल पे आपको क्या करना है, आपको देखना है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की एक बुक आती है, आप मार्केट से वो बुक परचेज करो। बेयर एक्ट आते हैं, बेयर रूल्स आते हैं, कई पब्लिशर्स के होते हैं, प्रोफेशनल का होता है, लेक्सिस का होता है, वो मार्केट में 400-450 रुपये का आता है। वो रूल्स के साथ लेना जब भी लेना। एक बेयर एक्ट केवल एक्ट होता है, जो वो नहीं लेना है आपको, हमेशा वो वाली बुक लेनी है जिसमें एक्ट प्लस रूल्स दोनों होते हैं। तो वो बुक्स आप मार्केट से ले लो, 400-450 की बुक आती है। वो बुक लेने के बाद सबसे पहला तरीका होता है, अगर किसी भी एक्ट को या किसी लॉ को समझना है आपको, तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक्ट का एक जो उसका बाइफर्केशन होता है, जो कोई भी एक्ट होता है वो सबसे पहले सेक्शन चैप्टर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वो 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो जब भी कोई एक्ट पढ़ो तो सबसे पहले उसका इंडेक्स पढ़ना होता है। अंदर जाने से पहले आप इंडेक्स पढ़ो। उस इंडेक्स में ये देखना है कि क्या क्या चीज़ों पे डिवाइड किया गया होल एक्ट को। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का अगर हम देखते हैं तो जैसे 5 चैप्टर्स में डिवाइड है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 4A एंड चैप्टर 5, इस तरीके से चैप्टर्स में डिवाइड है। तो चैप्टर 1 होता है बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह होता है, ऐसे करके फिर वो अलग अलग। तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स की हेडिंग्स पढ़ो। पहले हेडिंग्स पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि यस इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं और मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। आफ्टर दैट चैप्टर जब डिवाइड हो गया, चैप्टर के बाद एवरी चैप्टर जो होते हैं वो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। तो हमारा होल एक्ट जो है वो सेक्शंस में डिवाइड है, राइट। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 50 के राउंड के आसपास कुछ सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शंस होते हैं पूरे। तो सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई ये नहीं जरूरी कि आपको इस सेक्शंस की हेडिंग्स पता होनी चाहिए किस सेक्शन के अंदर क्या आता है, नहीं, वो आपकी ज़रूरत ही नहीं है, ना वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि वो जॉब के पार्ट हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको वो पढ़ने हैं, तब आपको समझना है कि किस सेक्शंस के अंदर क्या आते हैं, क्या मेरे से रिलेवेंट है। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट वो सबसे पहले आपको चैप्टर डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर उस चैप्टर में 2-2 या मैक्सिमम 4-4 सेक्शंस होंगे जो आपको सिर्फ आपसे पर्टेन करेंगे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो बस वो सेक्शंस की हेडिंग्स याद करनी है कि किस सेक्शन में क्या आता है। जैसे कि मैं थोड़ी एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि सपोज सबसे पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि आपने ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा, तो भाई कौन से कानून के अंदर किस सेक्शन के अंदर ड्रग इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन तो यही आना चाहिए, तभी तो आप उसके एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे। तो सपोज ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का सेक्शन 21 होता है,
जो डिफाइन करता है इंस्पेक्टर्स कि इंस्पेक्टर कौन होते हैं, किन लोगों को अपॉइंट करा जाएगा, वो सेक्शन 21 है। तो पहला क्वेश्चन ये आ गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो आंसर इज सेक्शन 21। इसी तरीके से और भी कुछ सेक्शंस हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सपोज ड्रग इंस्पेक्टर हो गया। वैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है हमारे, क्योंकि हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है क्या, इसका मेन प्रियम्बल क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है। इसका मेन पर्पज होता है टू रेगुलेट, टू कंट्रोल द क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये है, तो क्वालिटी, सेफ्टी। अब क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी कौन मेजर करता है, तो क्वालिटी कैसे करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल्स लेता है, सैंपल्स मार्केट से लेने के बाद वो सैंपल्स गवर्नमेंट लैब में जाते हैं टेस्टिंग के लिए। तो वहाँ पे एक ऑफिसर होता है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज इंस्पेक्टर्स, बिकॉज इंस्पेक्टर और गवर्नमेंट एनालिस्ट दोनों के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वालिटी को एश्योर करना। सिक्के के दो पहलू। यस, एक सैंपल लेता है, दूसरा उस सैंपल को टेस्ट करता है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट, अगेन क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन के अंदर होता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, तो सेक्शन 20 होता है उसका आंसर। तो ये कुछ सेक्शंस के मैंने एग्जांपल दिए जो आपको पढ़ने ही हैं और याद होने ही चाहिए, जिनके क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिक आपको पढ़ने का तरीका यही है कि पहले आप अपने एक्ट को देखो कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, उसके बाद सारे सेक्शंस को देखो कौन कौन से सेक्शंस में डिवाइडेड है, और प्लस आप जब उसको क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के देखोगे तो आपको अपने आप आइडिया आएगा कि मुझे कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। जैसे कि अब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा, तो इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ कहाँ पे हैं, पावर्स कहाँ पे हैं, प्रोसीजर कहाँ पे हैं, ये सारे सेक्शंस आपको पढ़ने। तो सेक्शन 22 पढ़ना है आपको, उसमें सारा पावर्स दिए गए हुए हैं। सेक्शन 23 पढ़ना है, उसमें प्रोसीजर्स दिए हुए हैं। तो ये सेक्शंस पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ आती है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक बना क्यों है, तो ये क्रिमिनल एक्ट होता है। क्रिमिनल एक्ट में क्या होता है कि इसमें पनिशमेंट्स होती हैं, पनिशमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट होता है। तो वो आपको नेक्स्ट पढ़ना है कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जिसमें इम्प्रिजनमेंट या पनिशमेंट मेंशंस हैं। तो ड्रग्स की पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 27 में मेंशन है। तो सेक्शन 27 पता होना चाहिए आपको कि यस, सेक्शन 27 डिफाइंस द पनिशमेंट अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ऐसे ही सेक्शन 27A होता है जिसमें कॉस्मेटिक्स की पनिशमेंट डिफाइन होती हैं। तो इस तरीके से आपको यही मेजर चीज़ें मैंने जो आपको बताई ये पढ़ना है पहले। तो जब ये हो गया, सेक्शंस हो गए, चैप्टर हो गए, उसके बाद कोई भी जो एक्ट होते हैं, कोई भी लॉ जो होता है ना, उसमें शेड्यूल्स होते हैं, राइट। तो जैसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है तो उसमें 2 शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 देखना है। शेड्यूल 1 होता है वो आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा की बुक्स के बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 क्या होता है, शेड्यूल 2 होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स डिफाइन करता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं आज एग्जाम्स में ड्रग इंस्पेक्टर के। तो शेड्यूल 1, ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ये दोनों एक्ट के शेड्यूल होते हैं, राइट। तो 1 होता है बुक्स के बारे में आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा का, और 2 होता है स्टैंडर्ड्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स, वो शेड्यूल 2 होता है। ऐसे ही शेड्यूल भी हो गया। अब इस तरीके से हमारा एक्ट का रोल खत्म हो जाता है। एक्ट के बाद नेक्स्ट चीज आती है रूल्स। कोई भी कानून होता है ना, तो वो कानून जो बनता है वो कभी भी सिर्फ कानून बन के नहीं रह जाता है, लॉ बन के या एक्ट ही नहीं रहता है। उसके साथ में उसको कैसे चलाना है, उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, वो सारी चीज़ें रूल्स में डिफाइन होती हैं। तो पहले एक्ट बनता है, लॉ बनता है, लॉ बनने के बाद फिर रूल्स फ्रेम किए जाते हैं। रूल्स में प्रोसीजर्स होते हैं कि हाउ टू मतलब जो भी इनैक्ट दिस एक्ट, वो रूल्स के में डिफाइन होता है। तो ऐसे ही हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स होता है, राइट। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स जैसे 1945 में आए सबसे पहली बार, उसके बाद 1945 में रूल्स आ गए। अब एक्ट हमने पढ़ा तो हमने रूल्स में देखना है कि कोई रूल्स में कोई ऐसे रूल्स तो नहीं है जो हमें पढ़ने चाहिए। अगेन जैसे एक्ट चैप्टर्स में डिवाइड होता है वैसे रूल्स भी डिवाइड होता है। उसके बाद उसमें रूल्स नंबर 1 से लेके कई रूल्स होते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स भी आपको पढ़ने चाहिए कि किस रूल्स के अंदर क्या दिया हुआ है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल इंस्पेक्टर की बात किया था, इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट तो सेक्शन 21 ऑफ एक्ट में होता है, लेकिन उस इंस्पेक्टर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये एक्ट में नहीं दिया हुआ। ये कहाँ दिया गया, रूल्स में दिया गया है। तो उसके लिए आप रूल 49 आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो रूल 49 क्वालिफिकेशन, रूल सेक्शन 21 अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर। तो ये कुछ रूल्स हैं। इसके रूल्स भी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए किस रूल्स में क्या होता है। वो भी सारे रूल्स बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जब आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कौन कौन से रूल्स देखने हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर पढ़ना है, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट पढ़ना है, राइट, क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक्ट में ना, इस एक्ट को
यूनिफॉर्मली इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए कुछ कमेटीज़ होती हैं, जैसे DTA भी होता है, DCC कमेटी होता है। तो DTA भी होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये किस रूल्स के अंदर डिफाइन है वो पता होना चाहिए आपको। DCC ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी होती है, वो किस रूल्स में डिफाइन है वो पता होना चाहिए, रूल नंबर। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो पता होना चाहिए। इसके बाद जैसे आपने एक्ट में शेड्यूल पढ़े थे, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, ऐसे रूल्स में भी शेड्यूल होते हैं, राइट। तो रूल्स में शेड्यूल जो होते हैं वो आपने पढ़ा होगा, शेड्यूल A, B ऐसे करके आपने बहुत सारे शेड्यूल पढ़े होंगे जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में रहते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे करके शेड्यूल्स होते हैं। तो वो शेड्यूल्स भी आपको पढ़ने हैं। जैसे कि हम बात करें कि शेड्यूल H क्या होता है, शेड्यूल H1 क्या होता है। अभी जैसे रिसेंटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शेड्यूल H2 को भी वो किया है, इंट्रोड्यूस किया है, शेड्यूल H2। जैसे शेड्यूल H1 था आपका, पहले H आया था सबसे पहले। H में क्या होता है, ऑल दी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं वो शेड्यूल H में डिफाइन होती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट आता है शेड्यूल H1। शेड्यूल H1 में क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा 2014 में कि कुछ मेडिसिन ऐसी भी हैं जिनका हाईली मिसयूज़ हो सकता है या जिनके ओवर यूज या मिसयूज से रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है, तो कुछ कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स को शेड्यूल S से निकाल के शेड्यूल H1 में रख दिया गया। तो मेजर आपको H1 का क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन सी इनमें से दवाई जो है या मेडिसिन जो है वो शेड्यूल H1 में फॉल करती है। तो शेड्यूल H1 में मैंने जैसे आपको बताया कौन सी दवाइयाँ होती हैं, या तो जिनके मिसयूज से रेजिस्टेंस डेवलप होगा या जिनका मिसयूज़ होता है नशे में या किसी और पर्पज में, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स जिनको हम बोलते हैं। तो मोटा मोटा उनकी कैटेगरीज हैं जो शेड्यूल H2 में। आज की डेट में शेड्यूल H2 में लगभग 46 या 47 मेडिसिन होती हैं टोटल, अभी तक लिस्टेड हैं जो। तो उनमें से मेजर कैटेगरीज हैं एंटीबायोटिक्स की, वो भी हायर जनरेशन के एंटीबायोटिक्स लाइक सिफेलोस्पोरिन्स हैं। तो जितनी भी सिफेक्जिम आपकी बात करें, सिफेलोस्पोरिन होता है ना, तो ये सिफेलोस्पोरिन जो सिफेक्जिम है ये पहले H में होता था, जो अब किस में रख दिया गया है, H1 में रख दिया गया है। तो सिफेलोस्पोरिन से एक क्लास हो गई जो H1 में है। दूसरी क्लास H1 में जो है वो एंटी टीबी की ड्रग, जितनी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, रिफेम्पिसिन, इथैम्बुटोल, आइसोनियाजिड, ये जितनी भी दवाइयां हैं एंटी ट्यूबरकुलर की, ये सब किस में है, अब H1 शेड्यूल में है, राइट। ऐसी तीसरी कैटेगरी होती है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स की, राइट, जैसे कि ट्रेमाडोल है, अल्प्राजोलैम है, कोडीन फॉस्फेट है, ये सब हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं। तो ये भी कहाँ रखी गई हैं, H1 में रखी गई हैं। तो ये कुछ मेजर क्लासेस मैंने बताई। तो जब भी आप क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, 4 ऑप्शन में देखो कोई इसमें से हायर जनरेशन के एंटीबायोटिक या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग या एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो नहीं है। अगर है तो बस उसको चूज करो, शेड्यूल H1 में आ जाएगी। तो आपको 46 दवाइयाँ थोड़ी पढ़ने की जरूरत है ना, वो याद कर पाओगे कभी, वो पॉसिबल नहीं कि आप 46 की 46 दवाइयाँ याद करो। कुछ नहीं, मेजर क्लास याद करना है कि कौन से क्लासेस के अंदर आती हैं। ऐसे ही शेड्यूल H2 रिसेंटली जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो पक्का इस बार चांसेस है कि H2 में क्वेश्चन आ सकता है। तो H2 क्या होता है, शेड्यूल H2 में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि कुछ दवाइयों के लिए जो बहुत ही फेमस ब्रांड है, रनिंग प्रोडक्ट हैं, जो बहुत ही कॉमन ब्रांड हैं कंपनीज के, उन ब्रांड्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने QR कोड को मैंडेटरी कर दिया है कि वो QR कोड जो है लेबल ऑफ प्रोडक्ट में, स्ट्रिप में, कैप्सूल की जो भी होती है, टैबलेट की स्ट्रिप्स जो हैं, उस स्ट्रिप्स में QR कोड को लेबलिंग में मैंडेटरी कर दिया है। तो H2 इज जस्ट टू पुट दी QR कोड ऑन दी लेबल ऑफ दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये है H2 के बारे में। तो ऐसे ये जो शेड्यूल्स हैं ये रूल्स के शेड्यूल्स होते हैं, ये भी आपको पढ़ने हैं। ऐसे शेड्यूल F में कई पार्ट होते हैं, M क्या होता है, GMP, GLP, ये सारे शेड्यूल्स हैं, ये इससे एक क्वेश्चन आता है। इसके अलावा तीसरा जो क्वेश्चन आता है रूल से, वो आते हैं फॉर्म्स के क्वेश्चन। तो जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स आपने पढ़े होंगे, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, आपने बी फार्मा में क्वेश्चन वो आता ही था। तो फॉर्म्स का, तो फॉर्म्स में जो मेजर फॉर्म्स याद करने हैं वो आपको बेसिकली याद कौन से फॉर्म करने हैं। एक तो रिटेल के कौन से फॉर्म होता है, रिटेल सेल करने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, होलसेल के लिए कौन सा फॉर्म में लाइसेंस मिलता है। तो ये फॉर्म्स एंड जो लाइसेंस इशू होता है उसका फॉर्म, तो उसमें रिटेल होलसेल के फॉर्म्स के आपको पता होने चाहिए कौन से किस फॉर्म में क्या होता है। जैसे सेक्शन, जैसे कि फॉर्म 20 है, 21 है, ये रिटेल सेल के लाइसेंस मिलते हैं इसमें, तो वो आपको फॉर्म पता होना चाहिए। होलसेल के लाइसेंस किस में मिलते हैं, तो 20B और 21B में मिलते हैं। तो ये फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो बस यही है एक्ट रूल्स, इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत है। यस, एक दो चीज़ें और हैं जो पढ़ना है, जो इस UPSC के एग्जाम से मैं बताऊँ आपको, इस एक्ट और रूल्स के हिसाब से। तो इसमें ना एक चैप्टर होता है
ब्लड प्रोडक्ट्स का चैप्टर होता है इसमें, ठीक है। तो ब्लड प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एग्ज़ाम से भी, क्योंकि ब्लड प्रोडक्ट जो है ना वो चैप्टर आप जब शेड्यूल एफ पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको उसके बारे में पता चलता है। तो शेड्यूल एफ में थोड़ा सा ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है कि ब्लीडिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो आपको पता होने चाहिए कि क्या कौन कौन से सुटेबल कैंडिडेट होते हैं ब्लीडिंग के लिए, कौन सी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए उनको, वो सारे क्वेश्चंस आपको शेड्यूल एफ के अंदर दिखेंगे। तो एक ब्लड वाला प्रोडक्ट पढ़ना है, प्लस आपको थोड़ा सा इसमें जीएमपी पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप ड्रग एक्ट की बात करेंगे तो शेड्यूल एम आप कभी भी खोलिएगा तो शेड्यूल एम को भी पढ़ना है। और शेड्यूल एम में बेसिकली जो मेजर क्वेश्चन मैंने जो देखे हैं जो आते हैं वो आते हैं रिक्वायरमेंट फॉर द पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए। तो जब शेड्यूल एम पढ़ोगे तो शेड्यूल एम में पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग से रिक्वायरमेंट दी गई है, तो वो आपको पढ़ना है। तो ये बस मोटा मोटा यही है मेरे हिसाब से जो आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपको लगता है पढ़ना चाहिए। तो ये आप एक बुक लाएं और उसको इस तरीके से पढ़ें जैसे मैंने आपको बताया। जैसा कि इस बार सिलेबस में मेडिकल डिवाइसेस का भी टॉपिक्स अलग से डाल दिया है और एनडीसीटी एक्ट रूल्स को भी इन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दिया है। तो इसके ऊपर थोड़ा एम्फसाइज करो कि अगर वो और अगर ये सब पढ़ें तो मेडिकल डिवाइसेस में क्या पढ़ें और एनडीसीटी एक्ट रूल्स में क्या पढ़ना इनके लिए सही रहेगा। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स की बात करें और जो क्लिनिकल ट्रायल्स न्यू क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स जो हैं, ये दो नए कानून जो नए रूल्स हैं फ्रेम हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस रूल्स की बात करें तो ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि मेडिकल डिवाइसेस रूल्स कब आए, तो 2017 में आए, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुए उसकी डेट अलग है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉम विच डेट मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 वर इम्प्लीमेंटेड। तो आंसर इज फ्रॉम 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 2018 से ये जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स हैं ये इम्प्लीमेंट हुए थे। तो ये आपको पहले दो क्वेश्चन जो मैंने बताए ये बिल्कुल आ सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस रूल्स के, क्योंकि ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस रूल्स हैं और रिसेंट में इनकी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं इसका इन्फोर्समेंट हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे 2017 से पहले इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेटेड नहीं थे। कुछ डिवाइसेस को छोड़ के, जिनको हम नोटिफाइड डिवाइसेस बोलते थे, वो डिवाइसेस को छोड़ के जो कि 15-16 डिवाइसेस हुआ करती थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलेट करती थी। बट अदर देन दोज 15-16 डिवाइसेस जो नोटिफाइड नहीं थे, कोई भी डिवाइसेस इंडिया में रेगुलेटेड नहीं थी, वो एक नॉन रेगुलेटेड मार्केट हुआ करती थी। लेकिन 2017 ऑनवर्ड वो रेगुलेटेड मार्केट हो गई है। तो यस, पहला क्वेश्चन आपको यही पढ़ना है कि कब इंट्रोड्यूस हुए और कब इंप्लीमेंट हुए, तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेडिकल डिवाइसेस रूल्स में आ सकता है मेरे हिसाब से, वो ये आ सकता है कि मेडिकल डिवाइसेस को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो यस, इनका क्लासिफिकेशन रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से करा गया है कि किसका कितना रिस्क होता है, उसके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है। तो वो क्लासिफिकेशन जो है 4 कैटेगरीज में किया हुआ है, A, B, N, C और D। 4 क्लासेस हैं A, B, C, D। तो A, B और C, D इनको बेस्ड ऑन दियर रिस्क, जो A और B हैं ये लो रिस्क की डिवाइसेस होती हैं, जो C और D हैं ये हाई रिस्क की डिवाइसेस होती हैं। तो जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन ये आ गया कि लो रिस्क कौन सी क्लास में आती है, हाई रिस्क कौन सी क्लास में आती है। तो A, B फॉर लो रिस्क, C, D फॉर हाई रिस्क। पहला क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लासिफिकेशन से आ सकता है वो ये आ सकता है कि हु विल बी द रेगुलेटर टू रेगुलेट दीज क्लासेस ऑफ ड्रग्स। तो यस, जो क्लास A और B होता है इनका रेगुलेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है, और जो क्लास C और D होती है इनका रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जैसे आपको सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की दोनों बॉडीज़ जो हैं ये ड्रग्स मेडिकल डिवाइसेस को रेगुलेट करती हैं। दोनों की अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं जो बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन है। कभी भी आपको पढ़ना है तो उसके लिए CDSCO की वेबसाइट में आप जाएं। CDSCO की वेबसाइट में ऑफ फंक्शंस ऑफ CDSCO, दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो जो बॉडी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं वो वहाँ पे डिफाइन है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है वो भी वहाँ पे दिए गए हैं। तो आप एक बार CDSCO की वेबसाइट पे ज़रूर जाएं और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस हैं वो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एक तो ये है मेडिकल डिवाइसेस का क्लास का, मैंने बताया कि ABCD, हाई रिस्क लो रिस्क, कौन रेगुलेट करेगा, स्टेट कौन करेगा, सेंट्रल कौन करेगा। तो AB स्टेट करेगा, सेंट्रल CD करेगा। इसके अलावा और बहुत सारे, कोई मुझे नहीं लगता इतना डीप में आपको मेडिकल डिवाइसेस रूल्स अभी पढ़ने की ऐसा ज़रूरत है, क्योंकि हुआ क्या होता है क्या है कि आपके B फार्मा के सिलेबस में जब आपने मतलब अभी भी मेडिकल डिवाइस रूल्स नहीं है तो ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि वो इतना क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप बस बेसिक्स आप ऊपर से ये इतना पढ़ लो
ऐसे क्लिनिकल ट्रायल रूल्स जो होते हैं वो भी कुछ ज़्यादा इतना खास आपको नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा आपको ये पढ़ना है कि कब इंट्रोड्यूस हुए, तो 2019 आई थिंक 2019 में ये इंट्रोड्यूस हुए थे, तो वो पता होना चाहिए। और क्या इसका मेन एम क्या है वो पता होना चाहिए कि क्या रेगुलेशन होता है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स का क्या रोल क्या होता है, न्यू ड्रग की डिफिनीशन क्या होती है वो पता, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग क्या होती है, डिफिनीशंस हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यू केमिकल एंटिटी, न्यू ड्रग, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, ये 3 टर्म्स होते हैं, इनके डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग इंडिया में न्यू होती है, उसकी क्या क्राइटेरिया होते हैं, कितने साल वो मार्केट हो जानी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए, उसके क्या क्राइटेरिया हैं न्यू ड्रग के, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बस बेसिक्स यही है, यही पढ़ना है आपको इन दोनों कानूनों में भी, और जिससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे लगता है आप सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो आप 2015 का और 2019 का जो वेबसाइट्स में अवेलेबल हैं वो आप एक बार सॉल्व करो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं सर को शेयर करूंगा, सर आपको शेयर करेंगे, तो वो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो तो आपको बहुत ही क्लियर कट एकदम आइडिया लग जाएगा मुझे क्या पढ़ना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ज़्यादा टाइम बचा नहीं, 15 डेज़ है, पर 15 डेज़ बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए। अगर आज से आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ईजिली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। बट यस, पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि आप जस्ट टाइम पास के लिए पढ़ाई कर रहे हो। एग्ज़ाम अगर आया है 15 दिन है तो आप अच्छे से पढ़ के तैयारी कर लो। एक ऑप्शन आया, एक ये अपॉर्चुनिटी है, पता नहीं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब आएगी, तो नेक्स्ट के वेट ना करें, आप अपना एम इसी पे फोकस करें कि मेरा एग्ज़ाम इसी बार क्लियर हो जाए। तो उसके लिए 15 दिन बहुत हैं, आराम से आप छुट्टी ले लो, छुट्टी लेकर आप पढ़ाई करो और पूरा 100% दो अपना। बिल्कुल, और ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। तो एक और सर विशाल डाउट है इनका कि सिलेबस में ना जीके और जीएस को लेके कोई टॉप मतलब लिखा नहीं हुआ है। तो आपके ओपिनियन में क्या लगता है, कोई जीएस जीके से कोई माइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? होता क्या है, यूपीएससी का जब भी कोई भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो यूपीएससी में एक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते ही हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही 100% जनरल अवेयरनेस के, जिसमें मोस्टली वो करंट अफेयर्स पूछते हैं, ज़्यादातर करंट अफेयर के बारे में पूछते हैं। करंट अफेयर में मतलब ये नहीं कि आपको बहुत हाई फाई चीज़ें पढ़नी, सब चीज़ पढ़ना है, कुछ नहीं। बेसिक्स आपको करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स से, ठीक है, राइट। जैसे स्पोर्ट्स में हो गया कि लास्ट वर्ल्ड कप्स और कमिंग वर्ल्ड कप, क्रिकेट का, फुटबॉल का, ये सब कहाँ हुए थे, नेक्स्ट कहाँ होने वाले हैं, कौन विनर था, कौन रनर था, कौन मैन ऑफ द मैच था, कौन सा, ये कॉमन क्वेश्चंस है जो आते ही हैं, हमेशा आते हैं, ठीक है। तो आपको फुटबॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको देखना है। फीफा वर्ल्ड कप लास्ट कहाँ हुआ, नेक्स्ट कहाँ होगा, ठीक है, उसके कौन से विनर थे। लास्ट टाइम अर्जेंटीना विनर थी जैसे कि, ठीक है, और फ्रांस आई थिंक रनर था, हाँ फ्रांस रनर था, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ था, आई थिंक कतर में हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से एक स्पोर्ट की कैटेगरी हो गई जिसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं। क्या हुआ सर? कहाँ लेना है, नीचे लेना है, हाँ नीचे। तो एक ये हो गया स्पोर्ट्स जनरल अवेयरनेस में, ये देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में, करंट में पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है कि जो भी करंट में इलेक्शंस हुए हैं या नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शन है तो कहाँ पे हो रहे हैं इलेक्शन, कहाँ के होने वाले हैं, या पिछले इलेक्शंस में कौन विनर था, कौन रनर था, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो बस जनरल अवेयरनेस में आपको ये देखना है। प्लस इसके अलावा जो थोड़ा सा देखना होता है कि जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के अलावा और क्या होता है, ओलंपिक्स। हाँ ओलंपिक्स, यस ओलंपिक्स भी स्पोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स में भी क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक बस यही एक नोट्स। देखो कोई एग्जाम के लिए क्या होता है, आप सिंपल है, एक आज बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, इंटरनेट में बैठो जनरल अवेयरनेस के लिए। जो मैंने चीज़ें आपको बताई अभी, इन चीज़ों को अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। आप नोटबुक में नोट कर लो कि कौन रनर था, कौन सा विनर था, कहाँ पे कौन से गेम्स हुए थे, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो। तो ये एक जनरल या जीके का क्वेश्चंस आते हैं जो आप एक जगह नोट करके, ताकि लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करने के लिए आपको लास्ट डे जिस दिन एग्जाम हो उस दिन बस आप उस पेज को देख लो और आपका काम हो जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो इंग्लिश का आता है क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं आपके, और कंप्यूटर से आने हैं। एक कंप्यूटर भी एक है, आपका देखा होगा सिलेबस में, तो एक कंप्यूटर भी पार्ट है। तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मेमोरीज़ के क्वेश्चन आते हैं कि जो भी कंप्यूटर के जो बेसिक हमने बी फार्मा में पढ़ा था वही सारी चीज़ें आपको फिर से पढ़नी है, रिवाइज करनी है, एग्जैक्टली सिंपल थोड़ा सा। तो कंप्यूटर और इंग्लिश
कुछ अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है आपको। इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना कि आप इंग्लिश के लिए कोई RS अग्रवाल या कुछ ऐसी चीज़ लो कि बैठ गए और वो पढ़ रहे हो, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन होते हैं एकदम बेसिक से बेसिक 10-12 के क्वेश्चन होते हैं जो आप बिना पढ़े आप सॉल्व कर लोगे। उसके लिए बिल्कुल भी अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं इंग्लिश के लिए। यस, कंप्यूटर के लिए भी मैं बोलूँगा पढ़ने की ज़रूरत ऐसा सच नहीं है, क्योंकि बहुत आज की जनरेशन जैसे हम लोग हैं तो कंप्यूटर के बारे में मैक्सिमम चीज़ें जानते हैं, तो इतना नहीं पढ़ना है कि कैश मेमोरी क्या होती है, ये सब पढ़ने की ऐसा ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको सब पता है। बट फिर भी अगर आपको लगता है नहीं मैं भूल चुका हूँ, तो एक बार कंप्यूटर थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आपकी पुरानी बुक्स होंगी भी फार्मा की, उससे देख सकते हैं, या ऑनलाइन आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन 3 पार्ट से आपके टोटल 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं तीनों को मिला के। तो ये 20 से 25 क्वेश्चन जो स्कोरिंग हो जाते हैं एक्चुअली, क्योंकि फार्मेसी वाले तो सब करने ही करने हैं, सबने फार्मेसी पढ़ी हुई है, सब करेंगे क्वेश्चन। पर ये 20-25 में जो ज़्यादा कर लेगा, सही कर लेगा क्वेश्चंस, करेक्ट कर लेगा, तो उनके मार्क्स एड अप हो जाते हैं। और यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए मैं बता दूँ, रिटन का ही वेटेज होता है मैक्सिमम। आपका अगर रिटन में मार्क्स अच्छे हैं तो 100% आप इंटरव्यू में अगर आप कुछ भी नहीं बोल पाए, इवन आपने 10 क्वेश्चन पूछे गए, अगर 9 में भी आपने बोल दिया नो सर और एक भी आंसर आपने कर दिया, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये एकदम मैं 100% बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि इंटरव्यू जस्ट आपकी पर्सनालिटी चेक होती है। उसमें ये नहीं देखते आपका सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं है। सब्जेक्ट नॉलेज इज़ नॉट द क्राइटेरिया टू इवेलुएट ए कैंडिडेट इन द यूपीएससी इंटरव्यू। यूपीएससी इंटरव्यू में जस्ट आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो इंटरव्यूअर्स के सामने, क्या एटीट्यूड है आपका, कैसे बात कर रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें ही वहाँ पे देखी जाती हैं। तो उस पर आपको काम करना है आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ योर रिटन एग्ज़ाम। तो सब्जेक्ट में आपको रिटन एग्ज़ाम में ये एम टारगेट लेके चलो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो कर लो, और डरने की बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि कोई भी यूपीएससी का ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है 50 to 55% में टॉपर्स आते हैं। कौन आता है? 50 to 55% में टॉपर्स। तो ऐसा नहीं है कि 100 में आपको 100 मार्क्स लेके आने हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। जिनके 55 से 60 नंबर भी होते हैं वो टॉप में आते हैं लोग, नाम उनके, ठीक है। तो आपको ये एम रखना है कि मुझे 50% 60% नंबर लेके आने एनी हाउ, उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा आते हैं वो आपके एडअप हो दें। तो 50 से 60% नंबर मुझे नहीं लगता कोई बहुत टफ काम है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो विशाल, ये तो आपने एग्जाम को लेके जो जो डाउट्स लोगों को हैं वो आपने काफ़ी हेल्प करी इन सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करने की। आई गेस वो सारे आपको जवाब मिल गए होंगे जिनका आप काफ़ी लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आई गेस अक्टूबर 2022 से आपके दिमाग में काफ़ी सारे ये डाउट्स थे, तो मैंने आपके डाउट्स वहाँ से क्लियर करा दिए जहाँ से ये डाउट्स जन्म सकते थे। मैं विभाग का आदमी लेके आ गया हूँ आपके पास जो आपको डायरेक्ट जवाब दे रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिखेगा आपको। तो विशाल, मैं अब आपके साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है। तो आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो आपने नाइपर का भी इंटरव्यू दिया होगा। लोग मुझसे कमेंट्स में किसी ने डाला था कि नाइपर का इंटरव्यू सर एक करो। मैंने कहा मैंने तो नाइपर किया नहीं कभी, मुझे आइडिया भी नहीं। तो आप अपने इंटरव्यूज़ जितने भी आपने अभी तक दिए हैं, आप अपने इंटरव्यूज़ का एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए कि किस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जब आप एनालिस्ट बने थे, आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, यूपीएससी के आपने इंटरव्यू दिए, नाइपर का आपने इंटरव्यू दिया। तो अपने ओवरऑल जितने भी आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके आप एक्सपीरियंसेस आप प्लीज़ शेयर करिए हमारी ऑडियंस के साथ कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था, किस तरीके के आपसे सवाल पूछे गए, और अगर इन फ्यूचर ये लोग भी आगे तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें। इंटरव्यू की बात कर रहे हैं तो इंटरव्यू जो मैंने अभी इससे पहले भी आपको जो चीज़ बताई थी इंटरव्यू के बारे में कि वो सब्जेक्ट चेक नहीं होता है आपका, सब्जेक्ट नॉलेज चेक नहीं होता है आपका, वो जस्ट आपका एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है जो चेक होता है। तो उसमें क्या करते हैं इंटरव्यूअर्स, आपको पहली बात तो जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ चीज़ें फिक्स हैं जो पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस। उनमें से एक पहली चीज़ होती है आपका पुराना वर्क। अगर आप सपोज जॉब से रह के आए हो तो आपके प्रीवियस जॉब प्रोफाइल के बारे में क्वेश्चन फिक्स है, वो पूछा ही जाना है आपका। अगर सपोज़ आप जॉब में नहीं, सीधे आप अभी जस्ट ग्रेजुएशन कर ही रहे हो, करने के बाद जस्ट आए हो, तो वो फिर आपके कॉलेज से, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछते हैं कि आपने पिछले डेज, कॉलेज के डेज़ में क्या किया, किस तरीके से पढ़ाई करी और क्या एक्सपीरियंसेस थे वहाँ पे, वो उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर सपोज़ हम बात करें जॉब, सपोज़ आप जॉब करके आए हो तो यस, पहला क्वेश्चन यही होता है कि प्रीवियस जॉब में आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स थे और आप क्यों प्रीवियस जॉब को
ड्रॉप करके इस जॉब में आना चाहते हो, ये आपको वहाँ जस्टिफाई करना ही पड़ता है। और ये जस्टिफाई आपको करना बहुत ही पॉजिटिव वे में करना होता है। आपको बिल्कुल भी प्रीवियस जॉब के बारे में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बोलना है जो निगेटिव इंप्रेशन जाता है प्रीवियस जॉब के बारे में। अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ बोली कि प्रीवियस जॉब में मैं इस वजह से इस जॉब में आना चाहता हूँ कि प्रीवियस जॉब में ये नहीं था, वो नहीं था, मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, मुझे सैलरी कम थी, या मुझे कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे वहाँ का काम अच्छा नहीं लगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको जो भी बोलना है वहाँ की जो भी निगेटिव चीज़ें थी उनको पॉजिटिव तरीके से लेके आपको उसको वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने में बोलना है। तो पहला यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ प्रीवियस एम्प्लॉयर्स के बारे में आपने बात नहीं करनी है वहाँ पे, हमेशा उनको पॉजिटिव तरीके से डील करना है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज़ आपने एम फार्मा वगैरह किया हुआ है, आपकी क्वालिफ़िकेशन एम फार्मा उसके बाद आपने जॉब करी हुई थी, तो या पीएचडी आप थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्टडीज़ से आता है। हाँ, तो मैं बात करता हूँ इंटरव्यू। तो दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है आपकी स्टडीज़ के बारे में। अगर आपने एम फॉर्म कर रखा है या पीएचडी कर रखी, तो वो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, 100% कंपलसरी क्वेश्चन होता है कि आपका एम फॉर्म का वर्क क्या था, प्रोजेक्ट वर्क क्या था, पीएचडी का रिसर्च वर्क क्या था आपका। ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं तो आप अपने पिछले प्रोजेक्ट्स या रिसर्च वर्क को अच्छे से पढ़ के जाएं, अपनी थीसिस को, उस थीसिस के क्या आउटकम्स थे, उससे रिलेटेड क्या कोई रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है उसके बारे में, वो रिसर्च क्यों करी थी, क्या आउटकम्स आए, ये क्वेश्चन भी एकदम 100% आपसे पूछा ही जाता है। तो अपना प्रीवियस रिसर्च वर्क और प्रोजेक्ट वर्क का क्वेश्चन ये आप तैयार करके जाएं, पहली चीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इमेजिनरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे कि अगर आप इस जॉब, सपोज़ आपको इंस्पेक्टर की एग्जांपल की बात करें कि आप ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब में आते हो, तो आपसे बहुत ही कुछ कॉमन क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि अगर आप इस जॉब में आओगे और आपको, क्योंकि आपको सबको पता है ये पब्लिक डीलिंग की जॉब है, राइट, इंस्पेक्टर वर्ड है। इंस्पेक्टर वर्ड कई बार दिमाग में आता है, नेगेटिव माइंड में आता है कि इंस्पेक्टर मीन्स समथिंग लाइक कुछ करप्शन है या कुछ ऐसा है, इस तरीके से की माइंडसेट है सोसाइटी में इंस्पेक्टर को लेके, तो जो कि गलत है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं कि वहाँ पे कि अगर आप सपोज़ इस जॉब को ज्वाइन करते हो और वहाँ पे आपको कोई ऐसा केस मिलता है जहाँ पे कोई गलत कर रहा है, उसके बाद आपको ऑफ़र देता है कोई आपके ऊपर के सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जो अगर वो आपको बोलते नहीं ऐसा नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है और इस ऐसे क्वेश्चंस को भी बहुत ही ध्यान तरीके से ध्यान देकर ही आपको आंसर करना है कि क्या मुझे बोलना है। बहुत ही लिमिटेड चीज़ बोलनी है आपको और बहुत ही लिमिटेड में आपको सोच समझ के बोलना है, तो वो तैयार करके ही जाना है आपको कि इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो क्वेश्चन सब्जेक्ट्स के सपोज आपसे पूछे जा रहे हैं, कई बार होता है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, 4 या 5 एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे, जिसमें किसी एक एक्सपर्ट जो होता है वो एकेडमिक फील्ड से होता है। तो एकेडमिक का कोई भी प्रोफेसर होंगे या कोई भी होंगे, तो वो प्रोफेसर्स क्या करते हैं ना, उनका तो एकेडमिक फील्ड है एक्चुअली, तो ऑब्वियसली वो एकेडमिक से ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो कई बार ये आपसे एकेडमिक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मीन्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब सपोज सब्जेक्ट है, आपने 2 साल एमफॉर्म भी कर लिया, 2 साल जॉब भी कर लिया, तो सब्जेक्ट में उतना आपकी पकड़ नहीं रहती है क्योंकि आप उतना टच में नहीं रहते हो, तो फिर भी आपसे बट क्वेश्चन एकेडमिशियन पूछता है जो वहाँ पे पैनल में होगा। तो वो आपसे क्वेश्चन अगर पूछता है, सपोज आप फार्माकोलॉजी से आपने एमफॉर्म किया हुआ है, अब आपसे क्वेश्चन पूछने लगे वो फार्माकोग्नोसी के, तो ऑब्वियसली आप उतना टच में नहीं रहोगे तो आप नहीं बता पाओगे। तो उस केस में आपको बहुत ही ऑनेस्टली आंसर करना है कि सर मेरा जो टच है फार्माकोग्नोसी से वो 2 साल या 3 साल जो भी आपका पीरियड रहा हो वो छूट चुका है सर, मैं अभी उतना टच में नहीं हूँ, तो मुझे अभी उतना चीज़ें याद नहीं है। तो उसका ऑनेस्टली आंसर करना है कि सर सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं पता है। अगर आप ऑनेस्टली इस चीज़ का आंसर करते हो तो यस, वो आपका पॉजिटिव मार्क्स जुड़ता है उसका, क्योंकि उनको पता है, ये रियल फैक्ट है कि आपको ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि आप 3 से 4 साल छोड़ चुके हो पढ़ाई, तो कोग्नोसी का क्वेश्चन हो सकता है आप ना आंसर कर पाओ। तो वहाँ पे आपको ये नहीं है कि कुछ भी बोलने से अच्छा है, आपको क्या बोलना है, सॉरी नो सर, मुझे इसका आंसर नहीं, क्योंकि वहाँ माइंडसेट बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर आप वहाँ बहस करने लगे, कई सारे कैंडिडेट बहस पे उतर आते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, दैट क्रिएट अ वेरी फॉल्स एंड नेगेटिव इंप्रेशन एंड दैट विल गोज वेरी सीरियस अगेंस्ट ऑन यू। तो इस तरीके के डिस्कशंस को हमेशा अवॉइड करना है। नहीं आता है, हम्बल होके सीधा कहिए सर नहीं आता। यस, ये हमेशा ये एकदम आपको बोलना ही है कि नहीं आता है, क्योंकि मेरा
छूट चुका है सर, इसमें टच नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो आप उसको सीधे बोलो, उसको कोई चीज़, वो आप पे बिल्कुल भी मार्क्स कट नहीं करता वो। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन पूछे जाएगा, आप 5-6 नहीं भी बताओगे, अगर उस तरीके से ऑनेस्टी आंसर किया है कि मुझे नहीं आता, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स में, राइट। तो ये चीज़ है, और हमेशा अपने इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना है। और दूसरी चीज़ ये है कि गुड लिसनर रहना है हमेशा। चीज़ों को, इंटरव्यू को हमेशा पहले पूरा बोल देना चाहिए, उनकी पूरी बात सुन लेना, तभी आंसर करना है। कभी भी उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज़ कोई इंटरव्यूअर है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और पूछते पूछते आप उसका पहले क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ और आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया अगर, तो अगेन वो एक नेगेटिव थिंग होती है। पहले उनको अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने देना है, उसके बाद अपना आंसर करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको इंटरव्यू से पहले ध्यान रखनी है, और ये ध्यान रख के आप इंटरव्यू देने जाएँ। हाँ, दूसरा बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेल ड्रेसअप होना चाहिए। पहला इंप्रेशन वही होता है कि ड्रेसअप अगर आपका अच्छा नहीं है, तो जैसे ही आप एंट्री करते हो तो पहला इंप्रेशन वहीं पे ही ख़राब हो जाता है, और वहीं से ही आपका जो इंटरव्यू का माइंडसेट है इंटरव्यूअर्स का, वो कुछ चेंज हो जाता है। तो यस, वेल ड्रेसअप होना है। आप कोशिश करें कि एक अच्छी सी ड्रेस पे ही जाएं, फॉर्मल लुक पे जाएं कभी भी, और कोशिश करें कि आप हमेशा ब्लेज़र या ऐसा जो भी होता है कोट वगैरह, वो आप फॉर्मल लुक में जाएं। तो टाई अगर है तो आप टाई लगा के जाएँ, तो उससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर्स के सामने में, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेल ड्रेसअप होने चाहिए। आपके जो हेयर है, हेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि हेयर्स आपके बड़े नहीं होने चाहिए बहुत। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े बाल, जैसे आज के टाइम पे फैशन है बच्चों का कि बड़े बाल रख रहे हैं। तो यस, इंटरव्यू में आप कोशिश करें कि आपने बाल जो है, जो हेयर्स हैं, उसको सेट करके ही प्रॉपर जाएं। छोटे ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा जैसा भी आपको बड़े नहीं होने चाहिए, बस ये एक मेरा कहना है। हेयर कट सही होना चाहिए, ड्रेसअप सही होना चाहिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं जो आपको सोचनी है इसके बारे में। पासपोर्ट साइज़ का इसलिए बहुत मेन रोल होता है, जब आप लगाते हैं ना फॉर्म में, उसका बहुत मेन रोल होता है। तो जब आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालते हैं तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि किस तरीके का फ़ोटो आप डालते हैं। यस, वहाँ आपने डाला हुआ एकदम छपरी टाइप फोटो, और आप इंटरव्यू के टाइम पे एकदम से ड्रेस्ड होके गए हो, तो वो लोगों को लगता है कि ये बंदा हाँ, सिर्फ इस चीज़ के लिए सीरियस हुआ है। इन Yes. जर्नल लाइफ ही इज नॉट सीरियस। तो इन सारी चीज़ों का बहुत माइनर सी बहुत ही चीज़ें माइनर चीज़ होती है। हॉबीज को लेके भी वो काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं यस, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है हॉबीज़ का। कि आपकी हॉबीज है, तो आपकी एक पर्टिकुलर कोई हॉबी होनी चाहिए, और नहीं है ना तो ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको हाँ। वहाँ आंसर देना है। उनको ऐसा ना लगे कि ये जबरदस्ती क्रिएट की यस, हुई हॉबी है। बिल्कुल नहीं बोलना है वो। तो एक हॉबी होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग बोल रहे हो तो वो आपसे पूछ ले कि बताइए आप 100% 5 किताबों के नाम बताइए जो आपने पढ़ी हैं। पूछेंगे ही, 100% पूछेंगे। तो वहाँ किताबों के नाम ही नहीं पता, वहाँ हम चालू करते सर फार्माकोग्नोसी बाय हाँ, दिस, वो hobbies में दैट नहीं इज आता। नॉट रीडिंग। ये तो आपकी मजबूरी है पढ़ना, आपने आपका सिलेबस था, आपने पढ़ना था, आपका स्टडी थी वो। रीडिंग इज समथिंग यू रीड समथिंग जो आपकी सिलेबस और इन सब चीजों से रिलेट नहीं करता Relate नहीं है, करता। दैट इज कॉल्ड रीडिंग। अगर आप लिसनिंग म्यूजिक बोलते हो तो आपका आर्टिस्ट के बारे में क्वेश्चन पता पूछ होना सकते हैं, फिर आर्टिस्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो हॉबी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हॉबीज़ आपको नहीं बतानी है वहाँ हाँ। पे, बस। तो कोशिश ये कीजिएगा जितना कम से Yes. कम आप बोलेंगे उतना ही आप ज्यादा है, वरना वो आपको आपके जवाब में फंसा ना Yes, दें। क्योंकि जितना आप बोलेंगे क्वेश्चन उसी से बनते जाते हैं क्वेश्चन। हाँ। और हमेशा एक चीज़ और मैं भूल गया, हमेशा बहुत हम्बल रह के इंटरव्यू देना होता है, राइट। मतलब कभी भी तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है, कुछ भी मतलब साउटिंग में नहीं हो जाए कोई चीज़, कोई आंसर आप ऐसा ना करेंगे जिससे उनको लगा कि साउट कर रहे हो आप या कुछ तेज़ बोल रहे हो आप। बहुत ही हम्बल तरीके से आंसर करना है। तो एक ये भी ध्यान रखना है आपको, अपनी बॉडी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही हम्बल होनी चाहिए आपको वहाँ पर। तो ये सारे टिप्स हैं, बहुत वैल्यूएबल टिप्स आपको विशाल ने दिए कि इंटरव्यू में आप किस तरीके से चीज़ों का ध्यान रखें जो आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू को निकालने के लिए। तो इन सारे ब्रीफ, सारे डिस्कशन से आपको काफ़ी सारा आइडिया लगा होगा कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए, इंटरव्यू निकालने के लिए, अगर जो भी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारा आइडिया लग गया होगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। काफ़ी इलस्ट्रेट हमने कोशिश की है इस चीज़ को रखने की, जितना पॉसिबली हमारे पास टाइम है हमने उस चीज़ को कोशिश किया कि इसको प्रोडक्टिव वे में आपके पास रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसको आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उन सारे दोस्तों के साथ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आई होप ये सब के लिए उतना ही हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलेंगे हम दोबारा किसी और एक वीडियो में, साथ में बैठेंगे, काफ़ी सारे डिस्कशन करेंगे। विशाल से बात करके आपको समझ में आ गया होगा कि द वे ही कीप्स द नॉलेज, तो वो काफ़ी सारी इसके अंदर की नॉलेज मैं कोशिश करूँगा बाहर निकालूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आगे कोई एक और वीडियो पॉडकास्ट टाइप का हम डिस्कशन टाइप का आपके संग लेके आएंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उस चीज़ों से। तो मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में।
टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय। बाय बाय।